हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफएंडर एकेडमी। लेक्चर 63 आज हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट जो एक दो लेक्चर है उसमें टॉपिक 9 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो ईस्टर्न जो इंडिया है उसमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या चेंजेस आए थे और किस तरह से खारावाला जो किंग था, खारावाला जो डायनेस्टी थी, या फिर डायनेस्टी तो नहीं बोल सकते, खारावाला किंग था, ठीक है। कलिंगा जो रीजन था वहाँ पे, वो उसने किस तरह से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, और ओडिशा में उनका जो रूल था कलिंगा रीजन में, वो किस तरीके से प्रॉस्पर हुआ था, वो हमने देखा था। फिर उसमें हमने देखा था कि डेक्कन में किस तरीके से जो सातवाहना डायनेस्टी वगैरह जो है वो एक तरह से रूल करती है, और उसका रोल क्या था, मतलब उनका जो पॉलिटिकल एक्सपांशन जो किस तरीके से हुआ है ना, और उनका जो कन्फ्रंटेशन था शाकाज वगैरह के साथ, ठीक है ना, नहापनाज का इन्वेजन हुआ, ठीक है, रुद्रदमन वगैरह थे, फिर गौतम बुद्ध सतकर्णी ने किस तरह से रिवाइव किया, ये सब हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम जो ये डेक्कन में जो आपके जो सातवाहना वगैरह जो इमर्ज हुए थे, ठीक है, इन सातवाहनास की पॉलिटी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पॉलिटिकल सेटअप तो हम देख चुके हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था इसको कवर करेंगे, और साथ ही साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनका जो मतलब लिटरेचर वगैरह जो था सातवाहना के टाइम पीरियड में, वो किस तरीके से डेवलप हुआ था और कौन सी लैंग्वेजेस को ये यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से जो है वो सातवाहना एम्पायर जो इस डेक्कन रीजन में या फिर वेस्टर्न जो इंडिया है इस रीजन में इस्टेब्लिश हुए थे अराउंड फर्स्ट या फिर सेकंड सेंचुरी BC में। अभी यहाँ पे कुछ जो है हमने देखा था किस तरीके से कुछ हिस्टोरियंस में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि जो ये एम्पायर था वो एक तरीके से सबसे पहले आंध्रा रीजन जो है, क्योंकि इनको आंध्राज वगैरह भी कहा गया पुरानाज में, तो फिर ये आंध्राज वगैरह में ओरिजिनेट हुए और बाद में ये यहाँ पे आपके महाराष्ट्र वगैरह में माइग्रेट, या फिर इनकी जो पॉलिटिकल सेटअप था वो शिफ्ट हुआ। लेकिन कुछ हिस्टोरियन जो है ये भी कहते हैं कि जो जैसे कि उनके अर्ली जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह है वो हमें इसी रीजन से मिलते हैं, मतलब पैठन वगैरह जो रीजन है यहाँ पे महाराष्ट्र में, वहाँ से, इसलिए ये इनका ओरिजिन यहाँ पे है। और ऐसा कुछ लोग मानते भी है कि जो मौर्यज वगैरह थे, मौर्यन एम्पायर, उसके अंदर ये फ्यूडेटरीज का काम करते थे, और जब मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ और शुंगा एम्पायर वगैरह जो यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है, तो इनकी पावर जो थी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए इसका फायदा उठा के जो आपके ये जो सातवाहना के जो फाउंडर्स वगैरह थे, उनके जो फ्यूडेटरीज वगैरह थे, शिवमुखा वगैरह, है ना, वो एक तरीके से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, और बाद में फिर इनका जो है वो आंध्र प्रदेश वगैरह में डोमिनेंस जो है बढ़ जाता है। जब रुद्रदमन वगैरह यहाँ की जो उनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान वगैरह, इसको बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर एक तरीके से अमरावती को अपना कैपिटल बनाते हैं लास्ट के जो आखिरी 100-150 साल या फिर 100 ईयर्स जो थे इनके रूल के, है ना। क्योंकि हमको पता है कि इन्होंने 225 BC तक इनका एक पुल्लवामी 4 नाम से एक रूलर था, और उसके बाद जो है फिर 5 छोटे छोटे भागों में ये जो सातवाहन एम्पायर डिवाइड हो जाता है, वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे मतभेद हिस्टोरियंस के है, लेकिन हमने सारे जो व्यूज़ है वो कवर करने की कोशिश किए थे, और क्या हमें हिस्टोरिकली या फिर जो हम जिसको बोलते हैं कि ऑथेंटिकेट सोर्स जो होते हैं हिस्ट्री के लिए, जिसके बेसिस पे हिस्टोरियोग्राफी बनती है या फिर हिस्ट्री राइटिंग की जाती है, उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम इनकी जो पॉलिटिकल सेटअप जो था उसके साथ साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता था, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, सेंट्रलाइज थे या डिसेंट्रलाइज थे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सातवाहना के बाद हमें बाद में संगम एज जो है उसको भी कवर करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो ये आप संगम नेट, मतलब जो साउथ इंडिया, यहाँ पे किस तरीके से पॉलिटिकल और कल्चरल और सोशल लाइफ वगैरह हुआ करती थी, इसको थोड़ा हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का, मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमें क्या कवर करना है। तो हम इसमें देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अभी सातवाहना के जो कॉइन्स वगैरह है ना, फर्स्ट सेंचुरी BC के बाद आपको जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है वो काफ़ी वाइड और ज़्यादा पैमाने में देखने को मिलते हैं। तो इसमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस है ना, लिटरेचर वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो सातवाहना की जब हम बात करते हैं तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें स्टडी करना है तो इसके जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है ना। जैसे कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, लिटरेचर है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में काफ़ी क्लियर कट आइडिया हमारे पास सातवाहनास के बारे में है। तो इस बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जो पॉलिटी थी ना वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज पॉलिटी थी, है ना। उनका क्योंकि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो जो फ्यूडेटरीज थी उनके ऊपर छोड़ दिया था। अब ये फ्यूडेटरीज वगैरह क्या होती है इसको हम आगे के आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में दिखने वाले हैं, क्योंकि फ्यूडलिज्म नाम का एक स्पेशल टॉपिक है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना। तो उसको हम वहाँ पे इसको कवर करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं था कि ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे रॉयल ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे, मतलब सेंट्रल ऑफिसर्स जो हुआ करते थे, ठीक है ना, जो कि राजा वगैरह को एक तरीके से अकाउंटेबल थी, वो थोड़ा बहुत वहाँ पे उनका कंट्रोल वगैरह हुआ करता था। अभी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है उसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है राजा ही आएगा। किसी भी अगर आप देखो मोनार्कियल सिस्टम में तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो राजा है। ही इज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट, नो डाउट। और उसका जो ऑफिस होता है वो हेरिडिटरी था, है ना, क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम जो थी वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वगैरह चलती थी। और जो इस्टेब्लिश जो सोशल ऑर्डर थी ना, जो कास्ट सिस्टम वगैरह थी, है ना, वर्ना सिस्टम वगैरह थी, तो इसका कस्टोडियन या फिर गार्डियन भी इसको बोला जाता था,
ठीक है। तो उन्होंने कोई मतलब जो सातवाहन वगैरह थे, अगर आप देखो हिस्ट्री में, तो इन्होंने कोई हाई साउंडिंग टाइटल्स वगैरह अडॉप्ट नहीं किए, इन्होंने सिंपल टाइटल्स अडॉप्ट किए, जैसे कि राजा या फिर राजा महाराजा जो है ना, जैसे कि आप देखते हो गौतम बुद्ध सातकर्णी जो है, इसने कुछ टाइटल्स अडॉप्ट किए जैसे राजा राजा है ना, या फिर महाराजा ग्रेट किंग, और इसने खुद को लॉर्ड ऑफ इंडिया वगैरह भी कहा था, या फिर लॉर्ड ऑफ दक्षिण भारत भी इनको कहा जाता था, और इसने ऐसा एक रथ वगैरह भी ऐसे मतलब थोड़े टाइटल्स वगैरह जो है वो सातवाहन के गौतम बुद्ध सातकर्णी ने सिर्फ अडॉप्ट किए थे, बाकी जो रूलर्स थे उन्होंने तो सिंपल टाइटल जो है वो अडॉप्ट किए थे। जो बड़े हाई साउंडिंग टाइटल्स है ना, वो सबसे पहले अगर आप देखो तो चोलाज वगैरह जो है, या फिर जो साउथ इंडिया में जो पहलवाज वगैरह है, चोलाज है, तो उन्होंने अडॉप्ट किए थे, वो हम देखेंगे आगे चल के, हमें देखना है उनको। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो अकॉर्डिंग टू धर्म चलता था, धर्मशास्त्र वगैरह जो धर्म मतलब ये काफ़ी जो है ना वो धर्म वगैरह को जो काफ़ी मानते थे, और सोशल कस्टम्स वगैरह जो है काफ़ी इसको मतलब फॉलो करते थे ना। और ऐसा माना जाता है कि सातवाहन ने स्ट्रिक्टली जो इंटरवर्ना मैरिजेस वगैरह को बैन करके रखा था। इसको देखेंगे जब सोशल सिस्टम वगैरह को हम कवर करेंगे, तब देखेंगे कि किस तरीके से सातवाहन की जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से, एक तरीके से रिजिड सोसाइटी थी, भले इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक तरीके से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रॉस्परस ये टाइम पीरियड रहा है, स्टेबल इकोनॉमी या फिर स्टेबल पॉलिटी इन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। लेकिन इनका जो मतलब एक तरीके से जो ये चलता था, मतलब सोशल ऑर्डर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही चलता था, है ना। मतलब जो आपके धर्मशास्त्र वगैरह में दिया है, ठीक है ना, उसको ये ज़्यादा फॉलो करते थे। किंग जो है वो खुद बैटल फील्ड में लोगों को या फिर आर्मी को जो है लीड किया करता था, और इनका एक कमांडर चीफ भी जो है ना वो यही हुआ करता था, मतलब जो फोर्सेज जो सारे फोर्सेज, ठीक है, आर्मी नेवी वगैरह, इसका कमांडर इन चीफ जो था वो किंग हुआ करता था। जैसे अभी इंडिया में प्रेसिडेंट जो ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है, उस तरीके से। तो किंग वॉज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज पीपल, है ना, प्रोटेक्टर भी यही था, ठीक है। द सातवाहन किंग रिगार्डेड देयर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखो एंशिएंट या फिर हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना, यहाँ पे लोगों के लिए वर्ड सब्जेक्ट यूज किया गया, सिटीजन्स वर्ड यूज नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त पे क्या हुआ करता था, उस वक्त पे कोई मतलब संविधान नहीं था ना, मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप है जो राजा या फिर जो गवर्नमेंट है और लोग हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो डिफाइन नहीं किया गया था। तो राजा के लिए ये जो लोग थे ये एक विषय की तरह हुआ करते थे, जिनका जिनसे इनको टैक्स लेना है और उनको इन रिटर्न प्रोटेक्ट करना है, इसलिए फिर इनको सब्जेक्ट बोला गया हिस्ट्री में, ना। तो हिस्ट्री में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सिटीजन वर्ड यूज होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, मॉडर्न सेंस में आज हम यूज करते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम में या फिर मॉडर्न मेडिवल टाइम में आप देखोगे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको सब्जेक्ट्स कहा गया है, ठीक है। तो जो सातवाहन जो किंग्स है वो काफ़ी अच्छे, मतलब एक तरीके से वेलफेयर को प्रमोट मतलब ध्यान देने वाले राजा महाराजा ऐसा माना जाता था, क्योंकि वो जो अपने सब्जेक्ट्स है उनको थोड़ा मतलब उनका थोड़ा ध्यान वगैरह रखा करते थे ना। तो वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते जो राजा को मदद करेंगे, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आज होती है उसी तरीके से, जिसमें सेनापति, महासेनापति, महाभोजा, है ना, ये कुछ टाइटल्स है ना, कोषाध्यक्ष वगैरह जो अकाउंटेंट वगैरह थे, राजदूत वगैरह हैं, राजदूत होना चाहिए, राजदूत वगैरह, अमात्य वगैरह ना, जो कि मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरीके से गवर्न करते थे, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह होते हैं उस तरीके से। और जो प्रोविंसेस वगैरह थे उनके जो वाइसराय हुआ करते थे वो प्रिंस वगैरह हुआ करते, ठीक है, ताकि रॉयल प्रिंस से इससे फायदा क्या होता था कि जो एक कंट्रोल है ना पूरे साम्राज्य के ऊपर रखना पॉसिबल हुआ करता, इसलिए फिर रॉयल प्रिंसेस को ही जो है वो एक तरीके से वाइसराय वगैरह, एक्स ऑफिसर वाइसराय वगैरह अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, ताकि कंट्रोल रह सके फार फ्लंग एरियाज पे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे उसका काम क्या था, ऑब्वियसली टू एड एंड एडवाइज द किंग, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसी तरीके से इंस्क्रिप्शंस जो है ना वो ऐसा बोलते हैं कि जो मिनिस्टर्स थे वो अलग अलग फंक्शंस जो है ना, जैसे कि आज पोर्टफोलियो वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से पोर्टफोलियो वगैरह डिवाइड तब होते थे। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि कितने मिनिस्टर्स हुआ करते थे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे उनको राजा ही अपॉइंट करते थे और वो सिर्फ राजा को ही रिस्पॉन्सिबल होते थे, मतलब आंसरेबल होते थे। अगर उन्होंने कुछ भी मतलब काम किया तो उनको सीधा आंसर जो है राजा को ही देना पड़ता था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह। द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीम्स टू बी हेरिडिटरी, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो मिनिस्टर की जो पोस्ट है ना वो हेरिडिटरी नहीं है, मतलब कि अगर कोई सपोज फॉरेन मिनिस्टर है इनके टाइम पे तो वो फॉरेन मिनिस्टर का बेटा ही फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनेगा, है ना, मेरिट के बेसिस पे मिनिस्टर को चुना जाता था। और उनको मनी में मतलब देवर पेड इन मनी, है ना, देवर पेड इन मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स थे उसमें महामंत्राज या फिर अमात्याज वगैरह आते हैं। सेनापति भी जो है वो गवर्नर कभी कभी अपॉइंट हो जाते थे, सेनापति वगैरह, है ना। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है जैसे कि ऊपर रक्षिता, ये क्या करते थे, तो ये जो केव्स वगैरह ना बिल्ड करने का काम करते थे मॉन्क्स वगैरह के लिए, ना, जो ब्राह्मणिज्म को जो फॉलो करने वाले लोग थे वो, और जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे मॉन्क्स, इनके लिए क्या करते थे केव्स वगैरह बिल्ड करने, मतलब विहाराज वगैरह ना बिल्ड करने के काम ऊपर रक्षिता वगैरह किया करते थे। जो भिक्षुस थे मतलब जो मॉन्क्स थे और जो ब्राह्मण्स थे उनको काफ़ी रिस्पेक्ट वगैरह लोग दिया करते थे, है ना। और देवर टू ऑब्जर्व एंड प्रीच हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। और ये जो लोग थे ना
जो भिक्षुस थे, जो बुद्धिस्ट भिक्षुस थे, और जो ब्राह्मीण जो ब्राह्मीण जो संत वगैरह हुआ करते थे, ये भी एक मतलब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते थे। इनको भी लोग काफी फॉलो करते थे, क्योंकि ये उस तरीके से लाइफ जीते थे ना। दे वर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनरी लॉ थे ये इनके लिए नहीं थे, है ना। इनके लिए अलग से लॉ फॉलो होते थे, क्योंकि ये आम लोग नहीं, ये थोड़े स्पेशल लोग हैं। इनको कुछ इम्यूनिटीज वगैरह मिलती है, जैसे आज मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो लोग होते हैं उनको कुछ इम्यूनिटीज मिलती है, उस तरीके से कुछ इम्यूनिटीज इनको भी जो है मिला करती थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो आपको क्लियर हो चुका है। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं ऑप्शनल में, जो पॉलिटिकल सेटअप जो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऐसा बोला सकता है कि जो सातवाना जो पॉलिटी है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज था या सेंट्रलाइज था, उसके ऊपर कमेंट करो। तो आप ये पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सेंट्रलाइज है तो आप बोलो डिसेंट्रलाइज है, वो भी आप बता सकते हो। अभी यहाँ पे फ्यूडल एलिमेंट्स जो स्टार्ट हो चुके थे इसी टाइम पीरियड से, मतलब इससे पहले आपको फ्यूडल एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ से फ्यूडल ट्रेड्स जो है वो स्टार्ट होना आपको मतलब स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो सबसे जो क्रिटिसिज्म होता है सातवाहनास को इसीलिए होता है क्योंकि इन्होंने फ्यूडलिज्म को स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने लैंड ग्रांट जो है ना, मतलब जमीनें दान में दे देते थे। दान में मतलब कि फ्री में, है ना। जैसे कि ब्राह्मणास वगैरह और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है ना, इनको ये जमीनें दे देते थे, और यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स और रॉयल ऑफिसर्स को भी अलाउ नहीं मतलब किया जाता था, है ना। और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ये जो ऑफिसर थे या फिर जब इनको लैंड फ्री विलेजेस या फिर जमीनें देना स्टार्ट हो गया, तो इन लोगों की पावर काफी बढ़ गई। और एट द एंड जब सातवाहनास वीक हो जाते हैं ना, तो यही लोग जो खुद को एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद वगैरह जो है ना, ये यही से स्टार्ट होता है। मतलब इसीलिए लैंड, मतलब इसका हम अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे। लैंड ग्रांट हमारा स्पेशल टॉपिक है, शायद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा या फिर इसी टॉपिक नंबर 9 में लैंड ग्रांट से, वहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो सातवाहना एम्पर को 3 टाइप्स से जो है मतलब ऐसा बोला गया 3 तरह के फ्यूडल्स वगैरह यहाँ पे हुआ करते थे। एक तो सबसे पहले राजा, है ना, और ये तो हाईएस्ट ग्रेड का नो डाउट, इसके पास राइट है टैक्स इंपोज करने का और कॉइन्स वगैरह स्ट्राइक करने का। फिर महाभोजाज और महारथीस, अभी ये वॉरफेयर वगैरह में काफी स्किल्ड हुआ करते थे, और इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में काफी ज्यादा पावर्स वगैरह हुआ करती थी। और तीसरे थे महासेनापति, है ना। तो एम्पायर जो है वो एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड था, एक्सेप्ट अगर आप जो फ्यूडल्स जो थे ना उनके अंडर जो एरिया है उसको छोड़ दे, ठीक है। तो जो एम्पायर था वो एक तो जनपद और दूसरा अहराज। अहराज मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, और जनपद मतलब कि एक तरीके से प्रोविंसेस। इसमें ये टोटल जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था। अभी हर जो अहराज थे ना, दैट वर डिवाइडेड इनटू मेनी ग्राम्स मतलब गाँव, है ना। तो अमात्यास जो है वो अहराज के इंचार्ज थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज कौन थे? अमात्यास मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आज है, और इनका जो ऑफिस था वो हेरिडिटरी नहीं था, दे वर ट्रांसफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड उनको जो मेरिट के बेसिस पे चूज किया जाता था। और ग्रामिकाज जो थे ना, ग्रामिकाज वेर इंचार्ज ऑफ ग्रामाज, ठीक है। अब आपको इतना क्लियर, थोड़ा अगर मतलब स्पीड अगर हो रहा है तो आप थोड़ा पॉज करके, मतलब एक तरीके से थोड़ा स्पीड स्लो करके, जो यूट्यूब के फीचर्स होते हैं सेटिंग, उसमें जाके आप थोड़ा स्पीड कम कर सकते हो। तो फ्यूडल एलिमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। फ्री लैंड ग्रांट्स वगैरह जो दिया करते थे, और ये प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट की थी कि मुफ्त में लैंड वगैरह दे देना, है ना, विलेजेस देना, खेत खलियान वगैरह दे देना ब्राह्मीण्स वगैरह को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह को। बाद में तो बुद्धिज्म खत्म ही हो गया एक तरीके से, और लेकिन एक तरीके से जमींदारी प्रथा जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फ्यूडलिज्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जमींदारी प्रथा तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन उसका जो नींव है वो यहाँ पे रख दी जाती है, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन हो, मतलब हजारों एकड़ जमीन वगैरह आ जाती है इसी प्रथा की वजह से, और रॉयल ऑफिसर्स को भी वहाँ पे एंट्री नहीं थी। तो फिर यहाँ पे इनके ऊपर टैक्स वगैरह भी नहीं लगते थे, टैक्स फ्री थे, रेवेन्यू फ्री थे विलेजेस, है ना। तो ये क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये काफी इसका क्रिटिसिज्म वगैरह होता है इन सातवाहनास का, कि इन्होंने लैंड ग्रांट की जो सिस्टम स्टार्ट की थी प्रैक्टिस ऑफ, क्योंकि एक बार अगर आपने कुछ फ्री का स्टार्ट कर दिया, फ्रीबीज वगैरह स्टार्ट कर दी, तो फिर आप उसको बंद नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में। अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो किस तरह से चलता था, तो इस पीरियड में ऐसा माना जाता है कि इसका खुद अपना एक मतलब इंपॉर्टेंट था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुआ करते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस देखा करते थे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए एक बॉडी हुआ करती थी, नगर सभा, है ना। मतलब टाउन को अगर देखा जाए तो उसके लिए एक नगर सभा हुआ करती थी, विलेजेस के लिए ग्राम सभा हुआ करती थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती थी विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिसर, जैसे कि किंग या फिर जो गवर्नर्स वगैरह हुआ करते थे, उनके विदाउट इंटरफेरेंस की ये काम। अभी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अवेलेबल नहीं है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन ऐसा हम बोल सकते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है, जैसे कि चोलास का जो था, ऐसा माना जाता है कि चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज था। तो मतलब कुछ हद तक जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगा टाउन्स एंड ग्रामास के फंक्शन में। और ये थोड़ा पॉसिबल मतलब प्रैक्टिकल भी है ना,
कि राजा महाराजा कैसे मतलब एकदम जैसे दिल्ली से सपोज आज की हमारी जो गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब ग्राम पंचायत जो है उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल रहेगा, सिटीज़ के ऊपर भी उनका कंट्रोल रहेगा। तो ये पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए भी, और किसी भी सिस्टम को अगर एग्जिस्ट करना है, किसी भी राजा को अगर रूल करना है तो उनको लोगों को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। तो ये बात इनको समझ में आ चुकी थी, इसलिए इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा इंटरफेयर किया नहीं, इसलिए इनको डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, ऐसा माना जाता है। तो मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अगर आप देखो तो ये क्वाइट इफिशिएंट वगैरह थे, है ना। उनकी आर्मी जो थी उसमें फुट सोल्जर्स भी हुआ करते थे, कैवलरी भी हुआ करती थी, और एलिफेंट्स वगैरह भी हुआ करते थे। जो फुट सोल्जर्स थे या फिर जो जिनको हम इन्फेंट्री वगैरह बोलते हैं, ये आर्मी का बैकबोन था। किसी भी आर्मी का बैकबोन यही होते हैं, है ना, कि आप एक हद के बाद कैवलरी जो है वो और एलिफेंट जो है नहीं रख सकते, तो इन्फेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सोल्जर्स जो थे वो स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, एक्सेस या फिर आर्मर्स वगैरह जो है वेपन्स में यूज़ किया करते थे। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो इफिशिएंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था ना सातवाहनास का, इसके वजह से ही जो एम्पायर इतना सक्सेसफुली जो एक्सपांड किया है उन्होंने। सो दे केप द रेजिमेंट पोस्टेड इन ईच विलेज फॉर द मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक रेजिमेंट वो अगर हर एक विलेज में वो रखा करते थे। दे वर मेंटेन एट द एक्सपेंस ऑफ द रूरल इनहेबिटेंट्स, और इसके लिए रूरल लोगों से ही मतलब टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, और उनके टैक्स के पैसों से ही फिर इनको पे किया जाता था। तो काफ़ी अच्छी सिस्टम वगैरह थी। इससे क्या होता था, जो सेंट्रल जो खजाना था इसके ऊपर एक तरीके से लोड नहीं आता था। तो शास्त्री जो है जो एक हिस्टोरियन है, जो इनका मतलब सातवाहनस की वगैरह स्टडी उन्होंने किया है, तो उनका ऐसा कहना है कि जो सातवाहनस थे ना, इनको लॉर्ड ऑफ थ्री ओशन भी कहा गया है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ओवरसीज कॉलोनाइजेशन और ट्रेड है इसको प्रमोट किया था। उनके अंदर ही जो बुद्धिस्ट आर्ट वगैरह जो है वो एकदम खतरनाक, जो अपना सुपर जो फॉर्म ऑफ ब्यूटी वगैरह जो एलिगेंस है वो प्रिजर्व कर पाए, ऐसा उनका बोलना है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो स्कूल अमरावती स्कूल जो है ना, अमरावती जो आपने पता है कि 3 स्कूल्स ऑफ ये है मतलब आर्ट है बुद्धिज्म के अंदर, या फिर एंशिएंट टाइम में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ना, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, और एक और है। इसमें से जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है वो इनके टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ था। दिस ट्रेडिशन वाज फॉलोड बाय सक्सेसर ऑफ सातवाहनास इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेक्कन। तो एक तरीके से काफ़ी इनका इंपॉर्टेंस रहा है आर्ट एंड कल्चर में भी। और शास्त्री जो है ना, ये काफ़ी मतलब एक रिनाउंड हिस्टोरियन है। इनके मतलब इनके स्पेशल स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी के ऑप्शनल में आपका, अगर आपने ध्यान से अगर आप ऑप्शनल को फॉलो करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता होगा। अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जो देखना था उसमें हमने देखा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, है ना, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखा, हमने फ्यूडल एलिमेंट किस तरह से स्टार्ट हुए थे, एम्पायर किस तरह से डिवाइड हुआ था वो हमने देखा। फिर काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स थे उसमें हमने कवर करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है एक तरीके से मॉडर्न सेंस में जो मिनिस्ट्री वगैरह होती है उसी टाइम पीरियड पे या फिर उसी सेंस में जो है वहाँ पे एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन नंबर ऑफ मिनिस्टर हमें पता नहीं, और ये डायरेक्टली अपॉइंट होती थी किंग के द्वारा, वो रिस्पॉन्सिबल भी उसके लिए थे, मतलब उसको ही थे। फिर हमने राजा का इंपॉर्टेंस देखा, इसमें क्या था, ठीक है। ही वॉज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, ही वॉज हाईएस्ट ऑफिशियल इन द गवर्नमेंट, ही वॉज गार्डियन ऑफ द इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर, है ना। तो सारे एकदम बिल्कुल जो कोषाध्यक्ष वगैरह जो थे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे वो सारे के सारे राजा को मदद करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे। न्यायाधीश भी यही था, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर भी यही हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया, और हमने देखा कि किस तरीके से जो पुल्लवामी जो 4 है इसके डेथ के बाद 225 BC के बाद जो सातवाहन एम्पायर था फ्रैगमेंट मतलब डिसेंटेड हो गया, और इसके काफ़ी कोलैटरल ब्रांचेस वगैरह बनी है जो कि सारे के सारे फ्यूडल्स थे, है ना, जो फ्री लैंड ग्रांट्स या फिर विलेजेस को लेके फ्यूडल्स मतलब पावरफुल होने थे, जैसे कि नासिक में अभिराज वगैरह है, फिर आंध्रा में इश्पोशु वगैरह है ना। फिर साउथ वेस्टर्न पार्ट में आप देखो जो बनारसी के छुटू वगैरह वो आए, और साउथ ईस्टर्न पार्ट में पल्लव आ जाते हैं। और उसी टाइम और ये जो टाइम वो जो ये जो एरिया था ये वाला यहाँ पे चालुक्य वगैरह आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। इनके बाद चालुक्य जो थे ना, बादामी के चालुक्य वगैरह है ना, कल्याणी के चालुक्य, ये इसी टाइम पीरियड में मतलब इनके बाद यहाँ पे आपको इमर्ज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत लिटरेचर वगैरह हम देख लेते हैं क्या क्या लिटरेचर में है। तो यहाँ पे सातवाहन रूल को ऐसा माना गया कि ये लिटरेचर में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट इनको था, इनके पैट्रोनेज के अंदर काफ़ी ग्रेट प्रोग्रेस जो है वो लिटरेचर की फील्ड में हुई है, ऐसा माना जाता है। मोस्ट ऑफ द सातवाहन रूलर्स वेयर देमसेल्फ लर्नड एंड हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन लिटरेचर। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हाला किंग, ठीक है। इसने एक गत सप्त साथी लिखे, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, प्राकृत में लिखी थी, 700 श्लोक है इसमें। और इसने क्या किया था, इसमें जो डायनेस्टिक जो हिस्ट्री है ना वो लिखी है इसमें, ठीक है। ही ऑल्सो पैटर्नाइज सेवरल स्कॉलर हु लिव्ड इन हिज कोर्ट, जैसे गुणध्याय जो ग्रेट स्कॉलर जिसने बृहत कथा वगैरह लिखी है वो इसी के कोर्ट में था। और एक वो स्कॉलर है सर्ववर्मन, इसने संस्कृत ग्रामर के ऊपर ट्रीटीज वगैरह लिखी है। तो प्राकृत जो लैंग्वेज है ना, प्राकृत लैंग्वेज वो एक तरीके से काफ़ी डेवलप हुई है इनके टाइम पीरियड में, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। हाला का नाम आपको याद रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गत सप्तमी विधि उसमें लिखी थी।
फिर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द सातवाहना इंस्क्रिप्शंस और जो लीजेंड्स हैं वो आपको मिडल जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है उसमें देखने को मिलेंगे। ये जो लैंग्वेज है इसको इसमें मतलब प्राकृत वगैरह जो है ना वही है ऐसा माना जाता है, लेकिन इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी प्राकृत से थोड़ी डिफरेंट है ना। अभी ये मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेज जो वगैरह जो है ना वो इंडो आर्यन लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि जो इंडियंस और जो आर्यंस थे उन्होंने जो मतलब संस्कृत लैंग्वेज तो जो है ना वो आपको पता है कि आर्यन लैंग्वेज है, लेकिन प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत से ही एक तरीके से मतलब डेवलप हुई थी, या फिर पाली जो लैंग्वेज थी आपको पता है मतलब पाली लैंग्वेज का जो इस्तेमाल हुआ है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर में काफ़ी हुआ है ना। तो यहाँ पे जो ये आपके सातवाहना वगैरह थे इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ किया है, और जो इनकी जो गत सप्तसाई जो है ना ये जो है वो हालांकि लिखी ये भी इसी लैंग्वेज में है, ठीक है, मतलब प्राकृत में लिखी थी रादर देन संस्कृत, है ना। तो गुणद्य जो है ना उसने बिसाइड संस्कृत प्राकृत में भी लिखा है, और इसको देसी लैंग्वेज बोला गया है। देसी मीन्स जो नेटिव लैंग्वेज थी ना, लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, इसमें लिखा है प्राकृत लैंग्वेज को। वैसे भी प्राकृत देर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड देसी लैंग्वेज, मतलब प्राकृत लैंग्वेज के अलावा एक और लैंग्वेज थी जो डेवलप हो रही थी उसको देसी लैंग्वेज बोला गया। कमेंटिंग ऑन देसी लैंग्वेज डॉक्टर DC सिरकार जो है उन्होंने एक रिमार्क दिया है कि इट वॉज अपेरेंटली अर्ली तेलुगु which was in older times closer to Tamil than it was now the mother tongue of common people. Later Satvana king like Gautam नेम्स टू लैंग्वेज प्राकृत एंड देसी, मतलब कि एक अगर आप देखो लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे तो संस्कृत को भी इन्होंने प्रमोट किया, लेकिन साथ ही साथ प्राकृत जो लैंग्वेज है और जो देसी लैंग्वेज है इन दो लैंग्वेजेस को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है, क्योंकि जो गत सतसाई है ये प्राकृत में लिखी गई थी, और जो ये गुणदेव वगैरह जो एक स्कॉलर थे इन्होंने देसी लैंग्वेज में राइटिंग्स वगैरह की है। सातवाहन ने संस्कृत लैंग्वेज भी इन्होंने यूज़ की है, लेकिन रेयरली यूज़ की है। फ्रेगमेंट्री जो इंस्क्रिप्शन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, वो नासिक प्रशस्ति जो गौतमीपुत्र सत्यकर्णी जो है इसके बारे में जो है उसमें आपको ये लैंग्वेज जो है देखने को मिलेंगी। संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो आपको सन्नति में मतलब सन्नति नाम से एक जगह वहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे गौतमीपुत्र सत्यकर्णी जो है उसके बारे में लिखा गया है। द सातवाहनास आल्सो इशूड बायलैंग्वेज कॉइन्स फीचरिंग मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज ऑन द वन साइड एंड तमिल ऑन द अदर साइड। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लैंग्वेजेस के ऊपर तो स्पेशल क्वेश्चन आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। तो हमने जो है अब तक एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम खारवेलास को कवर कर चुके हैं, हमने सातवाहनास जो है इनकी पॉलिटिकल सेट को और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कवर किया है, हमने इनके लिटरेचर को कवर किया है, हमने इनके लैंग्वेजेस को कवर किया है। ठीक है, अभी सातवाहनास का जो मतलब एक तरीके से इकोनॉमी जो था, ठीक है ना, लैंड ग्रांड को हमें देखना ही है। ठीक है, इनका कॉइनेज वगैरह जो है इनको हमने देखना है, ट्रेड गिल्ड्स वगैरह किस तरीके से प्रमोट हुए थे और अर्बन सेंटर्स किस तरीके से डेवलप हुए थे। ठीक है, बुद्धिस्ट सेंटर्स वगैरह भी ये भी हमें कवर करना है कि इस टाइम पीरियड में जो है बुद्धिस्ट सेंटर्स भी डेवलप हुए थे। डिस्पाइट सातवाहनास जो थे ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म जो है ना इसको भी काफ़ी एक तरीके से यहाँ पे प्रमोट किया है या फिर पैट्रोनाइज किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा एक तमिल स्टेट ऑफ संगम है, जो संगम लिटरेचर है ना, इसमें संगम लिटरेचर आ जाएगा, फिर जो चोला चेरा और पांड्या जो वो भी आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये भी हमें कवर करना है। तो टॉपिक 9 में अभी 2 से 3 लेक्चर आने बाकी है, मतलब 2 से 3 तो सातवाहनास में आ जाएंगे और 1-2 लेक्चर इसमें आएंगे, मतलब 4 से 5 लेक्चर हमारे आने वाले हैं इसमें। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे।